हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो वापस आ गए हैं हम आप लोग के पास रात 8 बजे, वही एमसीक्यू सेशंस लेकर के। लास्ट 2 एमसीक्यू सेशंस में हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 यूनिट्स कवर किए थे। फर्स्ट वाज नेशनल इनकम एंड अदर वाज दी मनी एंड बैंकिंग वाला यूनिट। तो आज के एमसीक्यू सेशन में हम लोग थर्ड यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एमसीक्यूज करने वाले हैं थर्ड यूनिट का। थर्ड यूनिट जो कि हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला जो हमारा यूनिट है उसके एमसीक्यूज आज हम लोग करने वाले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। चलो, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद द थर्ड यूनिट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो हियर वी गो। ओके, तो पहला एमसीक्यू ठीक है। एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, एग्रीगेट डिमांड जो है इनमें से किन की वजह से इंक्रीज हो सकता है, कैन बी इंक्रीज बाय। अच्छा, ये क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या। हाँ, एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या। तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला तुम सबको पता ही है, दैट इज सी प्लस आई प्लस जी। अच्छा, ये 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सी प्लस आई, 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सी प्लस आई प्लस जी, और 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। डन। तो अभी ये कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इनमें से किन की वजह से बढ़ेगा, यानी आपके एग्रीगेट डिमांड है सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर किस वजह से बढ़ेंगे? इंक्रीजिंग बैंक रेट, नो, बैंक रेट बढ़ने से बल्कि एक्सपेंडिचर कम होता है क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी कम होती है, तो ये तो नहीं है इसका आंसर। सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई, आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती है, सेल करती है ना, तो लिक्विडिटी को सोक कर लेती है। अभी लिक्विडिटी सोक कर लेगा तो खर्चा कैसे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ सकता, नो, ये भी नहीं है इसका आंसर। इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो, नो, बैंक रेट बढ़ा करके जो इम्पैक्ट आता है वही सीआरआर बढ़ा करके आता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं। तो इसका आंसर है नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ पाए। ओके, नाउ नेक्स्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, विच ऑफ दी कंपोनेंट्स, है ना। तो कंपोनेंट्स क्या है इसमें से? एडी के अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया मैंने। तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, तो दोनों ही हैं। ठीक है, एक 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर, ओपन इकोनॉमी के अंदर दोनों ही आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा सी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अच्छा, ये एमसीक्यू सेशन हम कर रहे हैं, केवल हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हैं ना। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जब कोई क्वेश्चन आता है जहां डिस्कस करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पे हम पूरा कॉन्सेप्ट एक बार को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे केवल हमारे एमसीक्यूज नहीं हो रहे हैं, बल्कि हमारी रिविजन्स भी होते चल रहे हैं, है ना, तो वो भी आप ध्यान रखें। ओके, तो इसका आंसर रहा हमारा बोथ। then the value of aggregate supply is equals to, value of aggregate supply is equals to what? Generally as is equals to c plus s, which is equals to y. And y means what? Y means national income, y means national income। तुम बोलोगे डोमेस्टिक इनकम, नो बेटा, नेशनल इनकम। ठीक है, क्योंकि एडीबी जब आप निकाल रहे थे तो ओपन इकोनॉमी के अंदर जाने के बाद वो एक्स माइनस एम ऐड कर लिया था, फॉरेन से आने वाला चीज ऐड कर लिया था, इसलिए वाई जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा? नेशनल इनकम के, ना डोमेस्टिक, ना प्राइवेट, ना पर्सनल। देन कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, कंजम्पशन फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। बुक्स के अंदर बी वाई लिखा रहता है, मैं बी नहीं लिख के मैं एमपीसी ही लिखना प्रेफर करता हूं। तो टी बार प्लस एमपीसी इंटू वाई, दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। अब ये कंजम्पशन फंक्शन क्या बता रहा है? ये बता रहा है रिलेशनशिप किसके बीच में? रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, कि कितने इनकम पे कितना कंजम्पशन आएगा, यानी इसका आंसर है सी। देन एट द ब्रेक इवन पॉइंट, इनमें से कौन सा सिचुएशन आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट, ना तो कुछ एक्सेस में कमा रहे हो ना तुम कुछ कम कमा रहे हो, ब्रेक इवन आ चुका है। तो ब्रेक इवन कब आता है? ब्रेक इवन आता है बच्चों, ये जो आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ ना, देखना, ये आपका वाई, ये आपका कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व है ये, और इधर आपका एग्रीगेट डिमांड। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला, यहाँ पे C इक्वल्स टू वाई है, और जिस पॉइंट पे आपका सेविंग्स, जिस पॉइंट पे आपका सेविंग्स जो है जीरो रहता है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम इज द आंसर। ठीक है, इससे पहले आपका सेविंग्स नेगेटिव में होता है,
इसके बाद आपका सेविंग्स पॉजिटिव में जाता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सेविंग्स आपका 0 होता है C इक्वल्स टू वाई पे, इसलिए इसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट, APC। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है बेटा, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, यानी कि C। देन suppose in a hypothetical economy the income rises from 5000 crore to 6000 crore, इनकम बढ़ गई है 5000 से 6000 हो गई है, यानी कि चेंज इन इनकम। तो 6000 यानी ओल्ड इनकम माइनस, सॉरी न्यू इनकम माइनस ओल्ड इनकम, 6000 माइनस 5000, चेंज इन इनकम कितना आ गया, 1000। एज अ रिजल्ट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर राइजेस फ्रॉम 4000 टू 4600, कंजम्पशन भी चेंज हुआ है, चेंज इन कंजम्पशन। 4600 हो गया 4000 से, यानी 600 बढ़ गया। तो MPC निकाल के दें, तो MPC का फॉर्मूला डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यानी 0.6। तो ये हमारा आंसर आ गया D। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द वैल्यू ऑफ MPC इज 0.7, तो वैल्यू ऑफ MPS कितना रहेगा। तो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए दैट MPC प्लस MPS जो होता है इट इज इक्वल्स टू 1, एंड इफ MPC इज 0.7 तो MPS का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो MPS का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 0.7 यानी 0.3। देन इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम, यानी इंक्रीज इन नेशनल इनकम इट इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ MPS, तो MPS का वैल्यू निकाल के दो। तो देखो इधर हम निकाल लेते हैं MPC की वैल्यू पहले, दैट इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, दोनों का वैल्यू बराबर है मान लेते हैं, दोनों का वैल्यू बराबर है ना, तो ऊपर भी डेल्टा वाई लिख दो, क्योंकि डेल्टा C इज इक्वल टू डेल्टा वाई, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कितना आ गया 1। तो MPC का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो MPS कितना आ जाएगा, MPS आ जाएगा 1 माइनस 1 यानी 0। ओके, क्योंकि MPC प्लस MPS इक्वल्स टू 1, इफ MPC ही 1 है, सारा पैसा आपने कंजम्पशन में डाल दिया, तो व्हाट विल बी द चेंज इन सेविंग्स, 0। तो MPC MPS 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 का वैल्यू आएगा इक्वल्स टू 0। देन सपोज फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, एंड क्या डेटा प्रेजेंटेड है भाई, नेशनल इनकम दिया हुआ है 5000, MPS दिया है 0.2, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है 800। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालना है। तो इधर क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया है, तो हमको ऑटोनोमस कंजम्पशन निकालने के लिए सेविंग्स की जरूरत पड़ेगी बच्चों, और हम यहाँ पे ये एज्यूम करके चलेंगे दैट इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ये हम एज्यूम करके चलेंगे दैट इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो क्योंकि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है तो S इज इक्वल्स टू आई, तो S का वैल्यू आ गया कितना 800, लगाओ सेविंग्स का फॉर्मूला, 800 इक्वल्स टू C बार माइनस का C बार। ओके, सेविंग्स का फॉर्मूला पता है ना, माइनस C बार प्लस MPS इंटू वाई, और 1 माइनस MPS वाई, तो माइनस C बार, क्योंकि मेरे को ऑटोनॉमस कंजम्पशन निकालना है इसलिए मैंने माइनस C बार लिखा है, तो मैं S बार लिख देता और फिर बाद में उसको माइनस कर देता। तो माइनस C बार प्लस MPS दिया है हमको 0.2 इंटू वाई, वाई कितना दिया है 5000, तो 5000 इंटू 0.2 कितना हुआ 1000। ठीक है, 1000 गया इधर, तो माइनस 1000 प्लस 800, और तो माइनस C बार कितना आ गया माइनस का 200, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आ गया हमारा 200। ठीक है, तो C इक्वल्स टू 200, C आंसर है इसका मतलब। ठीक है, नेक्स्ट, इफ इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी K इज इक्वल्स टू 4, and autonomous consumption is 30, autonomous consumption is 30, the relevant consumption function would be, तो consumption function क्या बनेगा, consumption function equals to C bar plus MP2Y, तो 30 आ जाएगा इधर। MPC की वैल्यू फाइंड करनी है, MPC की वैल्यू कैसे निकालोगे, K की वैल्यू से, हाउ, कि K इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन MPS, क्या 1 अपॉन 1 माइनस MPC। क्लियर, तो मैं तो ये लेके चलूंगा क्योंकि मुझसे ज्यादा कैलकुलेशन होती नहीं है, सही बताऊं तो।
तो के की वैल्यू रख देते हैं इधर 4 इक्वल्स टू 1/MPS। तो MPS इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, MPS इज इक्वल्स टू 1/4, दैट इज 0.25। इफ MPS इज 0.25 तो MPC कितना आ जाएगा, MPC आ जाएगा 0.75। क्लियर, यहाँ रख देंगे हम 0.75 2y और ये c। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन रहा। क्लियर, तो हमारा आंसर है c इक्वल्स टू 30 प्लस 0.75 यानी a इज द आंसर। ठीक है, ये a हमारा आंसर। बताइए आया समझ में चीज, बोलो, चीज समझ में आई ना? तो समझ में आनी चाहिए मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, एक सेकेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें एक बार, खुद कोशिश करें पढ़ के करने की इसको। चलिए मैं आपको कराता हूँ। पढ़ लिया, चलो आगे आंसर निकाल लिया होगा क्या अभी तक? तो इसका समय मिलना नहीं चाहिए। देखिए, नेशनल इनकम 10,000, MPC 0.9, ऑटोनमस कंजम्पशन इज 100। तो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल बी 1000 करोड़, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल बी 800, 700, 900। तो कुल मिला के तुमको सेविंग्स की वैल्यू निकालनी है। इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम ऐसा मान लेंगे, और जो सेविंग की वैल्यू आएगी वो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी। चलो, तो 0.9 टू 10,000 कितना आया, 9,000। क्लियर, प्लस ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आ गई, 9,100। अगर कंजम्पशन 9,100 है और मुझे सेविंग्स निकालना है, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। कंजम्पशन आ गया, इनकम दिया हुआ है 10,000, तो भैया 10,000 में से माइनस करो 9,100, कितना बचा, 900। तो सेविंग्स कितना आ गया, 900। इफ इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, सेविंग 900 है, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी कितना आएगा, 900। डी इज द आंसर। ठीक है, आई होप सभी ने करा होगा सही, सबको समय भी दिया था इस बार। तो चलिए नेक्स्ट, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीएस, a equals to 1/MPS। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन देम। नाउ नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1/MPC, 1/MPS, 1/1 minus MPS या MPC minus 1, इट इज 1/MP। चलो, देन व्हेन MPS इक्वल्स टू 0 तो k कितना आएगा, तो k इक्वल्स टू 1/MPS, MPS ने दे दिया 0, 1/0 इज इनफाइनाइट, तो C इज द आंसर, इन्फिनिटी स्टोन्स। देन छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट निकालने के, समय नहीं देने का ज्यादा, एग्जाम में भी ऐसे करने का, तभी तुम बड़े दूसरे क्वेश्चन को ज्यादा समय दे पाओगे ना। इंपॉर्टेंट लोगों पे टाइम खर्च, फालतू लोगों पे नहीं। एज MPS इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, तो अभी हमने देखा है MPS और मल्टीप्लाई के बीच में इनवर्स रिलेशन है, तो MPS का वैल्यू बढ़ेगा तो मल्टीप्लाई का वैल्यू गिरेगा। ठीक है, डी। मिस्टर वैभव, एन इकोनॉमिक्स टीचर, वाज एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट, क्या क्या कंसेप्ट बता रहा है वो देखो, दैट the ratio that is calculated as change in consumption expenditure to income, change in consumption to change in income, यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बताओ किसकी बात कर रहा है, MPC बात कर रहा है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज एब्सेंस ऑफ, फुल एम्प्लॉयमेंट में किसका एब्सेंस होता है, फुल एम्प्लॉयमेंट के केस में क्या चीज नहीं होती है, किस चीज का एब्सेंस होता है, एनी गेसेस बताओ। ये चार ऑप्शन है, सोचो जल्दी से। फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज व्हाट, व्हाट डज इट इम्प्लाई, हो गया, चलो बहुत बढ़िया, बता देते हैं अब आपको। तो वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता क्या,
तो बेटा हम पढ़ते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इम्प्लाइज मतलब क्या, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स, अच्छा फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट गारंटी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट गारंटी जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, परंतु फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जितने भी लोग, ऑल दोज पीपल हु आर एबल टू वर्क, विलिंग टू वर्क एंड रेडी टू वर्क, दे विल गेट दी वर्क। यानी कि जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है ना वो जीरो रहता है। कौन जीरो रहता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ व्हाट? इट इंप्लाइज एब्सेंस ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बी इज द आंसर। देन इन केस ऑफ एन अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में डेफिशिएंट डिमांड का केस है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव इज नॉट ट्रू, इनमें से क्या एक चीज सही नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। जो सही है वो, उससे कोई दिक्कत नहीं। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, हाँ वो तो होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम आया। तो देयर एग्जिस्ट एक्सेस प्रोडक्शन, बिल्कुल, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड मैंने बोला तो एक्सेस प्रोडक्शन तो होगा। रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, सही बात है, रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं हो पाए क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है। रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, नो, रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज, तो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो इसका आंसर है डी। क्लियर है बात? नाउ नेक्स्ट, a situation when the workers are willing to work under any condition at any rate but they fail to get employment, it is called involuntary unemployment। क्योंकि बेचारे सभी तरीके से काम करना चाहते हैं बट फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता है, तो इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है? इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? चलिए, नेम द सिचुएशन अंडर विच एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई के अंदर excess demand, deflationary, excess supply, none of these, so this is called excess demand। the impact of excess demand under Keynesian theory of income and employment in an economy are, क्या impact होता है excess demand के आने से under Keynesian theory? decrease in income, output, employment, no no no, in national income, nominal income, sorry, increase in income, output, employment and general price level, yes, so in case of excess demand there is an increase in income, output, employment and general price level, mainly तो general price level increase। ठीक है, now name the situation under which aggregate demand falls short of aggregate supply। aggregate demand कम है, aggregate supply ज्यादा है, तो ये कौन सी सिचुएशन लाएगी? excess supply। ठीक है, चलो नेक्स्ट, in a situation of inflationary gap यानी excess demand at the full employment level of income, what happens? excess demand बोला ना मैंने, यानी AD is greater than AS, AD is greater than AS। in a situation of deficit demand तो AD is less than AS। ठीक है, which out of the following is a monetary measure to correct deficit demand? demand is in deficiency, तो deficit demand को correct करने के लिए इनमें से कौन सा monetary measure है? reduce government spending, no no no, this is not monetary measure। is government spending, no, this is not monetary measure। lowering margin requirement, yes, lowering the margin requirement can help to inject some liquidity in the or to correct deficit, C, क्योंकि पूरा यूनिट है ना, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई भी आ गया, इक्विलिब्रियम भी आ गया, और मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड, वो सभी चीज़ आ गई, आप देख लो सभी चीज़ आ गई, कोई चीज़ बाकी नहीं छोड़ी, इसलिए ज़रूरी है ये सब 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 होता चलेगा, डोंट वरी। इसके बाद मैंने बोला है असर्शन रीजन भी आने वाले हैं तुम लोग के लिए, उसके बाद न्यूमेरिकल वाले सेशन भी, लॉन्ग शॉर्ट्स वाले क्वेश्चन भी, सब सब आएगा, सब आएगा, सब यहीं आएगा, 8 बजे ही आएगा। नाउ द सेंट्रल बैंक इशूज अपील्स टू द कमर्शियल बैंक थ्रू, के थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, नो वो तो बाय सेल होता है सिक्योरिटीज का, बैंक रेट, नो वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया, कैश रेट, नो नो, मिनिमम रिजर्व रेशियो, नो नो नो, दिस इज थ्रू मॉरल सुएशन। इसको मैंने कई बार बोला है क्लासेस में मेरे, मॉरल सुएशन मतलब क्या होता है बच्चों? मॉरल सुएशन मतलब होता है नैतिक दबाव। यहाँ पे RBI डायरेक्ट मतलब ऐसा ऑर्डर पास करता है, जाओ जा करके सप्लाई ऑफ मनी कम करो, बढ़ाओ, मुझे नहीं पता, तो मेरी बात पड़ेगी, मैं नहीं जानता। यहाँ पे क्या हो रहा है? अपील, this is through moral suasion। next, identify the correct pair from the following column first and second। अच्छा, ये फर्स्ट मैच द कॉलम में समझ लेना रे, मैच द कॉलम में समझ लेना, मैंने करा हुआ ऐसा, मैं इसको कई बार बच्चों को पढ़ाते थे, मैच द कॉलम समझ लेता हूँ, फिर बोलते बच्चे अरे सर मैच द कॉलम नहीं है, करेक्ट पेयर बताना है। तो करेक्ट पेयर बताना है इसमें से कौन सा पेयर सही है, कि भाई आपका पहला पेयर सही है कि दूसरा सही है कि चौथा सही है। ओके, पहला पेयर क्या बोल रहा है? पहला पेयर पेयर पे पहला पेयर बोल रहा है
एट ब्रेक इवन पॉइंट सी इक्वल्स टू वाई, वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, नो नो नो, दैट इज इक्वल्स टू नेशनल। दूसरा पेयर गलत है। एमपीएस, रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, ओ माय गॉड ये भी। कंजम्पशन फंक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड, बताओ इसमें से कौन कौन सही है। ओहो, ब्रेक इवन पॉइंट वाई, इधर तो दो पेयर सही दिख रहे हैं, इधर तो दो दो पेयर सही हैं। एट ब्रेक इवन पॉइंट टू वाई, यस कंजम्पशन इज कम, and marginal propensity to save, that is the ratio of change in savings to change in income, सही है। ओके, तो ये तो इसके आंसर्स में गड़बड़ हो गया कुछ तो भैया, तो दोनों ऑप्शन सही है हमारे, दो पेयर सही है इसके अंदर हमारे, ये वाला पेयर भी सही है और ये वाला पेयर, ठीक है, ये भी सही है और ये भी। तो इसमें मुझे ऐसा मतलब फिर तो दो ऐसा कोई ऑप्शन होना चाहिए था जिसमें ए एन ऐसा करके, ठीक है, ऑप्शन गलत, क्वेश्चन का फ्रेमिंग, ठीक है, बट इसे दोनों ऑप्शन सार ये दोनों पेयर सही हैं। ओके, सपोज फॉलोइंग डेटा इज प्रेजेंटेड फॉर एन इमेजिनरी इकोनॉमी, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है, नेशनल इनकम दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है एमपीसी। ओके, दैट इज सो गुड, इजी क्वेश्चन है। फिर से एज्यूम कर लेंगे कि इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, तो सेविंग का फॉर्मूला लगाते हैं, सेविंग्स इज इक्वल्स टू माइनस का सी बार प्लस एमपीएस, एमपीएस निकालूंगा तो एमपीसी वैसे ही मिल जाना, एमपीएस लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन में इजी रखना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। ओके चलो, एस की वैल्यू लिखो, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 100, 2y, ओके, ये माइनस का 100 उधर गया तो हो गया 200, 100 ना 200, यस 2000, डिवाइड में ले जाओ, यस आ जाएगा कितना 0.1, 200 अपन 2000 करोगे 1/10 आएगा तो 0.1, इफ एमपीएस इज 0.1 तो एमपीसी कितना आ जाएगा 0. एमपीसी आ रहा है यहाँ पे हमारा 0.9। ओके, बी इज द ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द कीनेशियन थ्योरी, द शॉर्ट पीरियड AS is assumed to be given, AD is assumed to be given, both are assumed to be given, nothing is assumed to be given. तो जनरली इन दी शॉर्ट रन हम मानते हैं कि AS is assumed to be given, ठीक है, इसलिए AS का कर्व हमेशा आपका ऐसा रहता है, आप उसको हमेशा ऐसा बोलते हो कि दैट इज परफेक्टली इलास्टिक। AS जो है वो खुद को AD के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा, AS जो है वो खुद को AD के अकॉर्डिंग क्या कर लेगा, एडजस्ट, AS is to assumed to be given, ठीक है। देन एट द ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इन द इकोनॉमी आर, मैं तुम लोग को लिखवाया था सी इक्वल्स टू 1, एस इज इक्वल्स टू, देन हुज वैल्यू कैन बी नेगेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, चलो कम ऑन, ये तुम लोग को बताना रहेगा, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यू नीड टू आंसर, तुमको आंसर करना ही पड़ेगा, तुम्हारी इज्जत का सवाल है आज, चलो हो गया तुम्हारा आंसर, कर लिया, आ जाए, चलो तो बताओ इनमें से किसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो ध्यान देना, पूरे एडीएस के इसमें कंपोनेंट्स के अंदर कौन नेगेटिव होता है, चलो सोचो, तो आप कहेंगे सर सेविंग्स नेगेटिव होता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट से पहले सेविंग्स जो है वो नेगेटिव होता है, अगर सेविंग्स नेगेटिव है तो एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, एपीएस का फॉर्मूला होता है एस अपॉन वाई। नाउ लेट्स अज्यूम एक इकोनॉमी ले रहे हैं हम, जहाँ पे इनकम दे रखा है आपको 100, कंजम्पशन दे रखा है आपको 120 और सेविंग दे रखी है आपको -20, राइट, करेक्ट ना, एपीएस का वैल्यू निकालो कितना आएगा, तो -20/100 दैट विल बी -0.2, तो किसका वैल्यू नेगेटिव में जा सकता है, एपीएस का वैल्यू नेगेटिव, एमपीसी एमपीएस नेगेटिव में नहीं आएंगे, उसका वैल्यू लाया करता है इन बिटवीन 0 to 1 के बीच में, ठीक है, 0 to 1 तरीके से, है ना, एमपीएस में भी सेम इस तरह से चलता है, बट एपीसी की जब बात आती है, एपीसी एपीएस, तो एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड एपीएस कैन बी लेस देन 0 एज वेल, ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा एपीएस का वैल्यू किस में आता है, ओहो
नेगेटिव में आता है। ठीक है, एपीएस का वैल्यू किस में आता है? नेगेटिव में आता है। डन। चलो नेक्स्ट। इफ एमपीसी इज 40%, एमपीएस विल बी 60%। तो सोचने की बात ही नहीं है। द अमाउंट of the deposits kept by the commercial banks with the central bank is called as, deposits kept by commercial banks with the central bank is called as CRR। SLR तो वो खुद ही के पास रखता है क्योंकि, ठीक है, तो CRR इज द आंसर, क्योंकि CRR का पैसा वो केवल बैंक के पास रख पाता है, सेंट्रल बैंक के पास, इसके अलावा कोई दूसरा पैसा वो नहीं रख पाता है, बच्चों ध्यान रखिएगा। नाउ नेक्स्ट। ओके, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1, इनमें से किसमें वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1 हो सकती है? तो अभी तुमको बताया था एपीएस कैन बी स्मॉलर देन 0 एंड एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। एपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1। ओके, चलो नेक्स्ट 37, खुद कर लो, पहले खुद कर लो। चलिए हो गया, आंसर बताया तुमको, आ जाओ। तो इफ एमपीसी 0, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई विल बी व्हाट? इट विल बी 1। इट विल बी 1। ओके, देखें जरा। 1 माइनस एमपीसी होता है ना फॉर्मूला। यस, तो 1/1 - 1, 1 माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा? 1, तो कितना आ गया? 1। चलो नेक्स्ट, गुड, बिल्कुल सही किया तुम लोगों ने। 38, चलो इसका भी आंसर दे दो जल्दी से, समय ही नहीं लगना चाहिए इसका आंसर देने में तो। हाँ भाई, हो गया। चलो, इफ एमपीसी इज 1 देन द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई विल बी, तो 1 माइनस 1 0, 1/0 विल बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, राइट। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर when MPC is 0.1? ओहो, MPC is 0.1, तो 1/1 minus 0.1, 1/1 minus 0.1 is 0.9, तो 1/0.9, तो 1/0.9 ये कितना आएगा? 1.1 आएगा आई गेस, डिवाइड करना पड़ेगा, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 10 को 9 से डिवाइड करना है, 1.1, यस 1.1 विल बी द आंसर। ओके, 1.1 विल बी द आंसर। नाउ नेक्स्ट, if MPC is greater than MPS, MPC is greater than MPS, the value of multiplier will be, multiplier का वैल्यू कितना आएगा? तो MPC का वैल्यू बड़ा है MPS से, let's say लेट्स से 1/MPC को हम ले लेते हैं 0.6, MPS हो गया 0.4, फाइन। नाउ लेट्स सी, तो 1 माइनस 0.6 यानी 1/0.4, दैट इज 2.5, तो K का वैल्यू कितना आएगा? ग्रेटर देन 2, लेस देन 2, इक्वल टू 2 या इक्वल टू 5, तो इट विल बी ग्रेटर देन 2, इट विल बी ग्रेटर देन 2। ओके, क्योंकि 0.5 पे K का वैल्यू आएगा 2, 0.5 पे K का वैल्यू आएगा 2, तो 0.5 से हल्का सा ही वैल्यू बड़ा MPC का, है ना, तो उसके बाद इट विल बी ग्रेटर देन 2। क्लियर? चलिए, तो ये आपके सभी 40 MCQs आप लोगों ने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिए एडीएस के। तो इसी के साथ तुम्हारा एडीएस का जो यूनिट है MCQ सेक्शन में वो खत्म हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो अब हमारे पास नेक्स्ट यूनिट बचता है बजट, और उसके बाद बचता है FER। तो अगले यानी कल की क्लास में, कल के दिन पे हम लोग बजट के साथ मिलेंगे, उसके बाद FER, मैक्रो का पूरा खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लोग मैक्रो के ही असर्शन रीजन चालू कर लेंगे। ठीक है, चलो, तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।